So starting with the market outlook, as you believe, like recently we had budget also. So in budget we got various data points and it was very insightful. Along with that, the very good thing is that in the budget we got a clarity what is the thinking of our current government, how they will take our Indian आ, economy अमूल्या forward. जी, अमूल्या जी, सॉरी टू स्टॉप यू फॉर वाइल, बट हिंदी में अगर हो सकता है तो हमारे अच्छा, दर्शकों के श्योर लिए। श्योर श्योर। जी जी, या, बहुत अच्छा रहेगा। डन डन। थैंक यू, थैंक यू। तो या इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो जिस सिनेरियो में हम लोग सब हैं, इट इज वेरी गुड फेज। और कई बार क्या होता है कि ऐसा टाइम बहुत सालों बाद आता है, कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स जब हम देखते हैं, हम रीड करते हैं। सो आप देखोगे कि एक डेटा पॉइंट 10 साल बाद आ रहा है या 11 साल बाद आ रहा है, तो इस टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सो अगर आपने एवेंजर मूवीज देखा होगा, देयर इज दिस हैंड, थायोज हैंड, और बहुत पावरफुल हैंड माना जाता है। एंड इस टाइम पे अगर मैं इंडिया की पावर की बात करूं, तो आपके पास एक तरफ है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का सपोर्ट। हम लोग देख ही रहे हैं कि हमारी जो एसआईपी बुक है, जो मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होती है, वो ग्रो कर रही है काफी तेज रफ्तार से। अगर मैं बुक की बात करूं, ऑन अ मंथली बेसिस आई एम गेटिंग अ फ्लो ऑफ 17,000 करोड़ रुपीज। और ये फ्लो बढ़ता जा रहा है। वाई? बिकॉज क्योंकि हर डोमेस्टिक इन्वेस्टर को पता है कि इंडिया में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, काफी ज्यादा पावर है। एंड गोइंग फॉरवर्ड इंडिया एज अ कंट्री विल डू वेल। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस टाइम पे व्हाट इज व्हाट विल ड्राइव माय जीडीपी, क्या ऐसी चीज है जो मेरी गोइंग फॉरवर्ड मेरी जीडीपी को सपोर्ट करेगा। तो पहली चीज हो गई कंजम्पशन। तो अपने आसपास भी अगर आप देखोगे, काफी ज्यादा यंग लोग हैं। आपको जो एज ग्रुप में लोग दिखेंगे, दैट इज 28 ईयर्स ओल्ड, 29 ईयर्स ओल्ड, तो काफी यंग लोग है, यंग क्राउड है। अब हर कंट्री में ना यंग क्राउड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये यंग क्राउड हमेशा वो क्राउड है जो कमा भी रहा है और खर्चा भी कर रहा है। और ये खर्चा सिर्फ सिर्फ बेसिक आइटम्स पे नहीं हो रहा, सिर्फ खाने पे नहीं हो रहा, सिर्फ कपड़ों पे नहीं हो रहा। ये खर्चा आपका ट्रैवल पे भी हो रहा है, लोग घूमने जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जैसे अयोध्या का इनॉग्रेशन हुआ, टेम्पल नया बना, तो कितने सारे टूरिस्ट लोग आ रहे हैं वहां पे, क्योंकि यंग क्राउड है, दे कैन अफोर्ड टू डू द एक्सपेंडिचर। वो और ये यंग क्राउड कमा रहा है और कंजम्पशन कर रहा है। तो कंजम्पशन स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का इस टाइम पे पोटेंशियल, इंडिया का जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। देन अगर मैं बात करूं, क्या ये नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्या जो हम बात करते हैं कि अगर यंग लोग हैं तो खर्चा ज्यादा होगा, क्या ये चीज डेटा पॉइंट्स में रिफ्लेक्ट हो रही है? बिल्कुल यस। अगर मैं बात करूं जीएसटी कलेक्शन, सो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो रहता है, आप कोई भी चीज खरीदते हो तो उसमें उन चीजों में कुछ पार्ट आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो अगर जीएसटी कलेक्शन की मैं बात करूं, इस टाइम पे जीएसटी कलेक्शन अगेन सेकेंड टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड अचीव किया है। करंट नंबर इज अराउंड समवेयर अराउंड 1.7 ट्रिलियन। सो आप देख सकते हो कि टैक्स कलेक्शन भी गवर्नमेंट के पास आ रहा है। तो इससे मेरे को दो चीजें पता चल रही है। पहला, लोग खर्चा कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है। और अगर गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, दैट मीन्स कि गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट भी खर्चा करेगी, लो गवर्नमेंट रोड्स बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, विच विल अगेन गिव इनकम टू द पीपल। फिर उसके बाद रिटेल, अगर मैं व्हीकल सेल्स की बात करूं, टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल की बात करूं, तो लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, लोग लोन लेके भी गाड़ियां खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास इनकम है, मैं आई कैन पे द लोन बैक थ्रू ईएमआईज। सो इससे अगेन ये शोकेस हो रहा है कि लोगों के पास पैसा है, पीपल आर कंज्यूमिंग, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी है, दे हैव द एपेटाइट टू कंज्यूम। उसके बाद
क्रेडिट ग्रोथ, ये एक और नंबर है जो आपको बताता है कि लोग जो लोन ले रहे हैं बैंक से, ये किस रफ्तार से बढ़ रहा है. सो इस टाइम पे अगर मैं लोन ग्रोथ देखूं, दैट इज समवेयर अराउंड 15%, विच अगेन शोकेस की खर्चा हो रहा है, लोग खर्चा कर रहे हैं, लोग लोन लेके खर्चा कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, पर्सनल कुछ कामों के लिए लोग लोन खरीद रहे हैं, लोन ले रहे हैं. फिर कंजम्पशन की बात आ गई, तो मेरे को इससे पता चल रहा है कि फ्यूचर में भी मेरी कंट्री अच्छा करने वाली है क्योंकि कंजम्पशन हो रही है. दूसरी चीज आती है मैन्युफैक्चरिंग. अब अगर लोग खर्चा कर रहे हैं तो एक मैन्युफैक्चरर को भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और ये सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है अगेन नंबर्स में भी. पीएमआई एक इंडेक्स है जो हर महीने आता है, हर महीने ये नंबर आता है, और अगर ये नंबर 50 के ऊपर रहता है, 50 से ऊपर रहता है, तो उसका मतलब है कि आपकी कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ये काफी अच्छे से हो रही है. सो पीएमआई का नंबर लास्ट 30 महीने से कंटिन्यूअसली एक्सपेंशनरी जोन में आ रहा है, मतलब 50 से ऊपर आ रहा है, विच अगेन शोज की जो मैन्युफैक्चरर है उसकी सेल्स अच्छी हो रही है, उसके पास ऑर्डर बुक अच्छा है, वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और साथ में इस टाइम पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी अच्छा कर रही है इंडिया में. फिर अगेन हमें आज बैठे बैठे ये जरूर देखना चाहिए क्या फ्यूचर में कंट्री के पास पोटेंशियल है. तो मैंने बोला हाँ, मेरा एक पिलर जो है कंजम्पशन वो स्ट्रांग है, मेरा जो दूसरा पिलर है मैन्युफैक्चरिंग वो भी अच्छा कर रहा है. अब अगर मैं बात करूं तीसरे पिलर की, इन्वेस्टमेंट की, अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करोगे उसका फल आपको गोइंग फॉरवर्ड मिलेगा. कैसे मिलेगा? अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट रोड बना रही है, तो उससे क्या होगा कि सीमेंट कंजम्पशन होगी, लेट्स से, उससे क्या होगा स्टोन कंजम्पशन होगी, उससे क्या होगा लोग एम्प्लॉय होंगे. अगर लोग काम पे आएंगे तो उनके पास कुछ इनकम आएगा, कुछ इनकम उनके पास आएगा तो मतलब वो कुछ पार्ट खर्चा कर सकेंगे, और आगे जाके अगेन कंट्री लेवल पे जीडीपी बढ़ जाएगी. सो इस टाइम पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी काफी ज्यादा फोकस है. अगर मैं बजट की बात करूं, जो हमारा बजट आया 1 फरवरी को, सो उसकी अगर मैं बात करूं तो अगेन गवर्नमेंट का जो इम्फोसिस रहा वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे रहा. 11% से उन्होंने अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग बढ़ाने का टारगेट लिया है. सो यहाँ पे आई कैन टेल यू कि गोइंग फॉरवर्ड खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, और दे आर प्लानिंग टू डू मोर एक्सपेंडिचर की एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इनकम बढ़े. फिर उसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस शीट. बैलेंस शीट अगर मैं बात करूं कंपनीज की बैलेंस शीट की, कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट की, क्या वो बैलेंस शीट स्ट्रांग है? एक टाइम था जब लोग कॉर्पोरेट्स को लोन देने से मना करते थे, बैंक बोलते थे कि नहीं हमें लोन नहीं देना, क्योंकि ना तो कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट कमा रहे हैं और उनके पास ऑलरेडी काफी लोन है. बट आज की डेट में हम उस पोजीशन पे है कि कॉर्पोरेट के पास ज्यादा लोन नहीं है. सो एक रेशियो है कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी, मतलब कॉर्पोरेट का डेट और कंट्री का जीडीपी का क्या रेशियो है. तो इस टाइम पे ये जो रेशियो है ये है 51% के आसपास. तो आप देख सकते हो कि ये रेशियो काफी कम है, और ये अपने 10 साल के लो पे है ये रेशियो. सो इससे मेरे को पता चल रहा है कि कॉर्पोरेट का जो बैलेंस शीट है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उनके पास ज्यादा लोन नहीं है इस टाइम पे, तो मार्केट से और एडिशनल लोन ले सकते हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग लोन उतने नहीं है. फिर उसके बाद अगर मैं बैंकिंग साइड पे बात करूं एनपीए लेवल्स की, सो बैंक में क्या होता है कि अगर कोई लोन रीपे नहीं करता तो हम बोलते हैं कि एनपीए है, इधर से लोन रीपेमेंट थोड़ी डिफिकल्ट है. सो लोन एनपीए लेवल इस टाइम पे इज अराउंड 3.2%, विच अगेन शोकेस की कंट्री में आपका डेट लेवल कम है, सेकेंडली स्ट्रेस एसेट नहीं है, लोग लोन वापस कर रहे हैं, विच अगेन शोकेस की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है इंडिया. सो अगेन इस टाइम पे इंडिया इज वेरी पावरफुल. मेरे जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स है कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट, तीनों ही काफी फर्मली खड़े हैं, काफी स्ट्रांगली खड़े हैं, और ये मेरी जीडीपी को सपोर्ट करेगा गोइंग
फॉरवर्ड। देन सेकेंडली, अगेन बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काफी फोकस, वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट रोड्स पे करती है, ब्रिजेस पे करती है, पोर्ट्स बनाने में करती है, एयरपोर्ट बनाने में करती है, वो एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट का पूरा एम्फोसिस था, तभी उन्होंने वापस से 11% का इंक्रीज टारगेट किया है फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर FY25। देन एक और चीज जरूरी होती है कि आपकी कंट्री का डेफिसिट नहीं बढ़ना चाहिए। सो डेफिसिट मतलब ये है कि आपके पास जितना आ रहा है थ्रू टैक्सेस और जितना आप खर्च कर रहे हो, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खर्च ज्यादा कर रहे हो और आपके पास टैक्सेस कम आ रहे हो और आप बाहर से लोन लेके उसको मैनेज कर रहे हो। तो इट शुड बी एट अ वेरी कंफर्टेबल लेवल। तो उसके लिए भी करंट गवर्नमेंट ने दे हैव टारगेटेड कि बाय FY25 हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कुछ रहेगा 4.5% ऑफ GDP के आसपास। उसके बाद अगेन बिकॉज मैं बोल रही हूँ कि कंजम्पशन ज्यादा स्ट्रांग है, सो कंजम्पशन स्ट्रांग मतलब कि टैक्स काफी अच्छा आने के चांसेस है। लोगों की अफोर्डेबिलिटी अगर बढ़ी है, लोगों का इनकम लेवल अगर बढ़ा है, तो उससे क्या होगा, अगेन टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को थ्रू इनकम टैक्स। सो करेंटली अराउंड 11% का इंक्रीज गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया है। देन द फोर्थ मेजर अनाउंसमेंट वाज इन हाउसिंग, मतलब हाउसिंग की तरफ अगेन फोकस किया गवर्नमेंट ने। सो ऑलरेडी PM आवास योजना के तहत गवर्नमेंट ने 3 करोड़ घर बना दिए हैं। अगले 5 सालों में गवर्नमेंट ने 2 करोड़ और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है, विच विल अगेन सपोर्ट योर हाउसिंग सेक्टर। इससे क्या होगा, आपकी सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और अगेन इट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर इंडिया एज अ इकोनॉमी। उसके अलावा एक हर कंट्री के लिए ये बहुत जरूरी है, अगर आप कोई चीज बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसका प्राइस आप कम से कम, उसका कॉस्ट आप कम से कम रखो। तो कॉस्ट का एक मेजर कंपोनेंट आता है लॉजिस्टिक। अगर आपको एक सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, वो अगर मुझे कम करना है, तो आई हैव टू क्रिएट अ इकोसिस्टम कि मेरा सारा कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो, अफिशिएंट हो, एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान जा रहा है वो कम टाइम पे जाए, कम कॉस्ट में जाए। तो लॉजिस्टिक पे ध्यान देते हुए गवर्नमेंट ने 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर बनाने का टारगेट लिया है, जिसकी वजह से आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। अलोंग विद दैट, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है इकोसिस्टम की। क्या आप अपना पोल्यूशन लेवल कंट्रोल करने का सोच रहे हो, क्या आप रेन्यूएबल एनर्जी पे प्रमोशन कर रहे हो? सो एक और जो मेजर अनाउंसमेंट हुई वो थी सोलराइजेशन की, कि अब से घरों के अंदर जो बिजली आपकी बन रही है दैट विल बी थ्रू सनलाइट। सो अराउंड 1 करोड़ घर में जो बिजली बनेगी वो बनेगी सूरज की रोशनी से। जैसे मैंने बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगले साल का या इस साल का जो गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर का, दैट इज समवेयर अराउंड 11.1 ट्रिलियन रुपीज। उसमें से अगर मैं ब्रेकअप देखूं कि कितना नेशनल हाईवे है, कितना आपका रेल है, कितना आपका कार्गो है, कितना आपका एयरपोर्ट है, सो आप देख सकते हो कि इंडिया में प्रोग्रेस काफी हुई है। मेरे पास 2015 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स थे, अब वो डबल हो गए हैं। FY23 में जो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है वो है 148 के आसपास, तो पूरा का पूरा डबल हो गया। 2015 से 2023 में आपका एयरपोर्ट इंक्रीज हो गया। तो आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, काफी ज्यादा फोकस है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए, विच इज गुड फॉर एनी इकोनॉमी। फिर क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में? तो एक फेज था 2005 से 2011 के बीच में, जब हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो रही थी, बट
वो इन्वेस्टमेंट जो थी वो बोरोविंग्स के थ्रू थी कि बोरोविंग करा गवर्नमेंट ने या कॉर्पोरेट्स ने, और उस बोरोविंग को लेके दे आर इन्वेस्टिंग मनी। सो उससे क्या होगा कि वो सस्टेनेबल नहीं रहता, वो लंबे टाइम तक नहीं चलता, क्योंकि आप कब तक बोरोविंग करोगे, राइट। सो उसके बाद क्या हुआ, 2012 के बाद एक फेज आया जब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपका इन्वेस्टमेंट एकदम रुक गया। और अब वापस से हम उस सिनेरियो पे है कि इन्वेस्टमेंट वापस से इंडिया में बढ़ना शुरू हुआ है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। फिर उसके बाद अगर मैं कॉर्पोरेट्स की बात करूं, अपने प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, दे आर आल्सो डूइंग द इन्वेस्टमेंट। सो राइट नाउ द इन्वेस्टमेंट रेट इन इंडिया जो है वो अराउंड 30% है। इन्वेस्टमेंट रेट जो होता है वो होता है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल कितना आया है कंट्री में डिवाइडेड बाय नॉमिनल जीडीपी। सो उससे आप इन्वेस्टमेंट रेट कैलकुलेट करते हो, विच इज नाउ इंक्रीजिंग, अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर एनी कंट्री। फिर अब एक और अगर मैं बात करूं 2008 की, 2018 13 की, तो इंडिया में एक टैग था फ्रेजाइल 5, अगर आप लोगों ने सुना हो। फ्रेजाइल 5 मतलब वो 5 इकोनॉमीज जो मतलब अपने बुरे फेज से गुजर रही है, या आप बोल रहे हो कि इन इकोनॉमी का बुरा वक्त कभी भी शुरू हो सकता है। बट आज के डेट में अगर मैं बात करूं, तो हम हमेशा इंडियन इकोनॉमी को बोलते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो एक टैग कि फ्रेजाइल 5 से अब हम बात कर रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के बारे में। और अब हम बात करें कि इंडिया इज वन कंट्री जो अगले 10 सालों तक एक शाइनिंग स्टार रहेगा। अगले 10 सालों में इंडिया विल डू वेल। सो आप हेडलाइंस अगर आप पढ़ोगे ना इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की, तो आप देखोगे वो ऐसे कोट करते हैं, नेक्स्ट राइजिंग स्टार, और द ग्रोइंग इकोनॉमी, अ स्टॉक कॉल्ड इंडिया, और द नेक्स्ट डेकेड बिलोंग टू इंडिया। सो यू विल से कि अब थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं इंडिया में, बट फॉरेन इन्वेस्टर्स भी नाउ आर फोकसिंग कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का क्या स्कोप है, इंडिया में अगर मुझे बिजनेस एस्टैब्लिश करना है तो कैसे करा जाए। तो आप देख सकते हो कि माइंडसेट कितना चेंज हुआ है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस माइंडसेट को, इस इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को अगर मुझे यूज करना है, तो हाउ हाउ विल आई यूज दिस। तो उसके लिए हमारे पास दो फंड है, आईसीआईसीआई पोटेंशियल बिजनेस साइकिल फंड एंड आईसीआईसीआई पोटेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। बट फंड शुरू से करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो वेदर कंडीशन, वो रेनफॉल कि कितनी बारिश होने वाली है, कितना क्या धूप ज्यादा निकलने वाली है, या ठंड ज्यादा पड़ने वाली है, ठंड किस टाइम पड़ेगी, गर्मियां कितनी लंबी चलेगी, इन सबको सोचते हुए वो अपना सोइंग, अपना हार्वेस्टिंग करते हैं। उस चीज को सोचते हुए वो ये डिसाइड करते हैं कि मुझे फसल किस तरीके की लगानी है, कौन सा मुझे बीज बोना चाहिए, कौन से एरिया में मुझे बीज बोना चाहिए, ये सब वो सोचते हैं। तो एक एग्रीकल्चर का, एक प्लांट का भी ना एक साइकिल होता है। तो अगर मैं बात करूं जैसे एक एक्सपेंशन मोड की, अगर आप किसान हो और आप सोच रहे हो कि काफी अच्छा वेदर आने वाला है गोइंग फॉरवर्ड, और बारिश भी थोड़ी बहुत रहेगी, तो आपके लिए वो एक्सपेंशनरी फेज है। आप चाहोगे कि आप उस टाइम पे आप बीज बो। सो एक एक्सपेंशन के टाइम पे आप चाहोगे कि आप सीड डालो, आप अपने फसल का ध्यान रखो। तो सिमिलरली अगर मैं एक कंट्री के बारे में बात करूं, एक इकोनॉमी के बारे में बात करूं, तो आप चाहोगे कि जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आप उन सेक्टर्स में पैसा लगाओ जो सेक्टर्स आपको लगता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ से ज्यादा बढ़ेंगे। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि आज की डेट में कंजम्पशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लोग लोन लेके भी खर्चा कर रहे हैं, लोगों का अफोर्डेबिलिटी ज्यादा है, इनकम लेवल बढ़ रहा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, तो उसका मतलब क्या है कि
एक सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल वो अच्छा करेगा, और आपको दिख रहा है कि आज की डेट में एक फोर व्हीलर, एक कार की सेल बढ़ रही है, आप देख पा रहे हो कि आज की डेट में लोग जो गाड़ियां खरीद रहे हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि 10 लाख से ऊपर की उनके पास गाड़ी हो। सो एक एक्सपेंशनरी फेज पे, एक ऐसे स्टेज पे जब वेदर कंडीशन एकदम परफेक्ट है, आप चाहोगे कि एक सिक्लिकल सेक्टर जैसे मैंने बताया ऑटो, या फिर एक सिक्लिकल सेक्टर क्या हो सकता है रियल एस्टेट, उनमें आप उनके उनमें आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो ये कुछ सेक्टर्स है जो उससे भी ज्यादा अच्छा करेंगे, आपको रिटर्न काफी अच्छा मिलेगा। देन सेकेंडली अगर मैं बात करूं, चलो आपने बोला कि ठीक है, अब एक ऐसा टाइम आया कि आप किसान हो, आपने प्रॉपर अपनी फसल रेडी करी, और अब आपका टाइम आ गया कि अब आपका जो फसल एकदम स्ट्रॉन्ग, जो हेल्दी फसल है वो एकदम रेडी हो चुका है, तो आप क्या करोगे, आप उसकी कटाई शुरू कर दोगे। सिमिलरली आप अगर इकोनॉमी में देखो, आपने अच्छा खासा पैसा अगर कमाया साइकिल्स में, आपने आपने ऑटो में जब पैसा डाला सिक्लिकल सेक्टर्स में, तो आपका अच्छा खासा पैसा बना, तो ये टाइम होता है जब आपको एक सेक्टर से, जो सेक्टर ने आपको अच्छा रिटर्न दिया, उस सेक्टर से निकल के किसी और दूसरे सेक्टर पे जाने का। सो हार्वेस्टिंग इज सिमिलर टू काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, और लुकिंग एट सम अदर सेक्टर्स। सो अगर मैं बिजनेस साइकिल की बात करूं, एक इकोनॉमी साइकिल की बात करूं, पहला फेज मेरा हो गया एक्सपेंशन, जब सारी कंडीशंस अच्छी होने वाली है। दूसरा फेज आया पीक, कि अब सब अच्छा हो चुका है, अब मुझे कुछ और सेक्टर्स में, अब मुझे अपना थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना है, अब मुझे थोड़ा डिफेंस सेक्टर की तरफ जाना है। अब थर्ड फेज की अगर मैं बात करूं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छी खासी बारिश आने वाली है, या फिर एकदम ऑपोजिट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बारिश बहुत कम आने वाली है, तो आप क्या प्रेफर करोगे, पहली सिचुएशन में आप वो वाली क्रॉप्स प्रेफर करोगे जो ज्यादा रेनफॉल, जिनको ज्यादा बारिश चाहिए, जिनको ज्यादा पानी चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप जैसे चावल की फसल लगाओगे। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को पानी कम चाहिए, तो आप कैसी फसल लगाओगे, जैसे एलोवेरा का लगाया है आपने। तो सिमिलरली बिजनेस साइकिल में इफ यू आर फीलिंग कि बहुत स्ट्रॉमी वेदर होने वाला है, या रेनफॉल वाला वेदर होने वाला है, या ड्रॉट रिलेटेड वेदर होने वाला है, तो आप उन प्लांट्स को प्रेफर करोगे जो स्ट्रॉन्ग है, जो उस वेदर के लिए बनी है। तो जैसे अगर मैं इकोनॉमी साइकिल की बात करूं, ये वाला जो फेज है, जो अभी हम करंट फेज की बात कर रहे हैं, कि अगर आप बोल रहे हो कि रिसेशन आ सकता है, तो आप कौन से सेक्टर्स लोगे, आप वो वाले सेक्टर्स प्रेफर करोगे, जैसे टेक्नोलॉजी, कि आपको पता है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी जैसा सेक्टर जो है सब लोग डिपेंडेंट है। आप कौन से सेक्टर प्रेफर करोगे, आप फार्मा प्रेफर करोगे, क्योंकि अगर अगर आप बीमार हो तो आप दवाइयों पे खर्चा करोगे ही, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो उसको। फिर अगर मैं चौथे फेज की बात करूं, एक ऐसा फेज जब आप बीइंग अ किसान, आपको लग रहा है कि इस टाइम पे जो वेदर है ये ऑलमोस्ट सेटल हो चुका है, जितनी बारिश थी, तूफानी मौसम था, ये सब खत्म हो चुका है, ज्यादा धूप नहीं है, ठीक ठाक मौसम बन गया, तो आप क्या करोगे, आप टाइम इन्वेस्ट करोगे आपकी, आप अपनी जमीन को थोड़ा उपजाऊ बनाओ, आप उसमें फर्टिलाइजर्स डालोगे, आप उसमें खाद डालोगे। सो ये टाइम है टू प्रिपेयर। तो और आपको उम्मीद है कि इसके बाद एकदम बहुत अच्छा वाला मौसम आने वाला है, वापस से एक्सपेंशन होने वाली है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं स्लम। सो इकोनॉमी की स्टेज को हम बोलेंगे स्लम, की इस टाइम ये वो वैसा टाइम है कि सारी बुरी चीजें अब खत्म हो चुकी है, अब ये टाइम है कि मैं उन सेक्टर्स में पैसा लगाऊं जो मेरे को फायदा दे सकते हैं, जिनमें स्ट्रेंथ है। तो और आप इस टाइम में आप यू विल स्टार्ट कि अब नेक्स्ट इज एक्सपेंशन। ठीक है। सो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो कि हर एक इकोनॉमी फेज में आपको अलग तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, हर सिचुएशन के हिसाब से
सेक्टर्स है, तो कुछ सेक्टर्स मैंने हाईलाइट किए हैं जैसे रिकवरी के टाइम पे यूजुअली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, रियल एस्टेट, मेटल, financials, your auto does well. Then you have growth phase, then you have recession in an economy wherein technology, power sector, water sector, or FMCG goods, they will do well because आप ultimately अपना basic necessity तो पूरा करोगे. सो ये कुछ सेक्टर्स है जो रिलेटिव बेसिस पे बेस्ड ऑन योर इकोनॉमी साइकिल दे विल डू वेल. सो अब बिकॉज मुझे हर वेदर कंडीशन का, हर मार्केट कंडीशन का फायदा उठाना है, तो आई नीड अ प्रोडक्ट. क्योंकि बीइंग एन इन्वेस्टर समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेक कि अब कौन सा सेक्टर चांसेस है कि दे विल डू वेल. अब मेरी कंट्री कौन से पोजीशन में है, वेदर इट इज इन रिकवरी मोड या फिर वो एक्सपेंशनरी मोड पे है, तो मुझे कैसे पता चलेगा. सो देयर इज दिस फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड. इस फंड में हम क्या करते हैं, हम सेक्टर में सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम सेक्टर्स रोटेट करते हैं. तो इसकी अप्रोच जो है वो हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच. मतलब टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि इकोनॉमी कैसा कर रही है, ग्लोबल और अपनी खुद की इकोनॉमी. क्या ग्लोबली व्हाट इज द ट्रेंड, क्या ग्लोबली डिमांड ज्यादा है, क्या ग्लोबली जो सेंट्रल बैंकर्स है जैसे हमारा आरबीआई है, आप देख रहे हो, आप फेड क्या सोच रहा है, क्या फेड इंटरेस्ट रेट कम करने की सोच रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की सोच रहे हैं, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस. तो आप ये देखोगे मैक्रो लेवल पे कि कौन सी कंट्री अच्छा कर रही है, और थॉट प्रोसेस क्या है पॉलिसी मेकर्स का, उनकी गवर्नमेंट का क्या थॉट प्रोसेस है, अपनी गवर्नमेंट का क्या थॉट प्रोसेस है. तो आप मैक्रो स्टडी कर रहे हो एकदम टॉप. फिर सेकंड लेयर आती है कि उसके बाद अच्छा कौन से स्टेज पे है इकोनॉमी, क्या मेरी इंडियन इकोनॉमी एक एक्सपेंशनरी स्टेज पे है, क्या मेरी इंडियन इकोनॉमी एक पीक लेवल पे है, या मेरी इंडियन इकोनॉमी स्लम्प पे है. सिमिलरली वर्ल्ड इकोनॉमी कौन से स्टेज पे है, क्या मेरी वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ है, क्या मेरी वर्ल्ड इकोनॉमी एक्सपेंशन की तरफ है. उसके बाद जब मैंने देख लिया कि अच्छा ओके अभी हम एक्सपेंशनरी मोड पे, लेट्स से, सो उसके बाद आप क्या करोगे, सेक्टर्स डिसाइड करोगे कि एक्सपेंशनरी मोड पे कौन से सेक्टर्स मेरे पास होने चाहिए जो मेरा परफॉर्मेंस बूस्ट करने में हेल्प करेंगे. देन वो सिलेक्ट करने के बाद जो हमारी फंड मैनेजमेंट टीम है वो देखने के बाद वो फाइनलाइज करते हैं कि कौन से सेक्टर्स पे मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए. सेक्टर्स के बाद स्टॉक. अब सपोज आपने बोला कि ऑटो कंपनीज विल डू वेल, नाउ यू हैव मल्टीपल ऑटो कंपनीज. आपके ऑटो सेक्टर्स में, आपके ऑटो सेक्टर में काफी सारी पैसेंजर कार कंपनी है, यू हैव टू व्हीलर कंपनी. तो आप डिसाइड करोगे कि कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. देन अल्टीमेटली यू विल सिलेक्ट अ स्टॉक. सो यू स्टार्टेड ऑफ विथ इकोनॉमी, आपने शुरुआत करी इकोनॉमी की, ग्लोबल और डोमेस्टिक. आपने उनका बिजनेस साइकिल स्टडी किया, आपने फिर देखा कि कौन सा सेक्टर सूटेबल रहेगा, फिर उसके बाद आपने फाइनली स्टॉक्स खरीदे. सो आइडियली एक इन्वेस्टर के लिए सेक्टर्स को चेंज करना कि पहले एक्सपेंशन के टाइम पे मैंने रियल एस्टेट लिया था, फिर उसके बाद मेरी इकोनॉमी जब स्लो डाउन में आ गई, तो रियल एस्टेट से निकल के मुझे अगर लेट्स से एफएमसीजी में जाना है तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, साथ में टैक्स इम्प्लीकेशन अलग है. बट हैविंग अ फंड आपको टाइम नहीं करना पड़ेगा, आपको देखना नहीं पड़ेगा बार बार डेटा पॉइंट्स, मैक्रो डेटा पॉइंट्स की क्या हो रहा है. यहाँ पे वी हैव अ फ्रेमवर्क सेट, हम काफी सारे डेटा पॉइंट्स स्टडी करते हैं जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट, जैसे क्रेडिट ग्रोथ, जैसे फिस्कल डेफिसिट, फिर उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे चल रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने अप्रूव करे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स प्राइवेट प्लेयर्स आर प्लानिंग टू कम अप विद. फिर उसके बाद पीएमआई का डेटा, कॉन्फिडेंस कैसा है, बिजनेस कॉन्फिडेंस कैसा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कैसा है. फिर हम लोग ग्लोबल आउटलुक भी स्टडी करते हैं कि ग्लोबली ग्रोथ किस तरीके से रहेगी, इन्फ्लेशन कैसा है बाकी कंट्रीज में, यूएस का क्या पॉलिसी है, चाइना का क्या स्टांस है. तो ये सब स्टडी करने के बाद सेक्टर डिसीजन और स्टॉक डिसीजंस होते हैं.
सो अगर मैं 4 स्टेज पे डिवाइड करूं, तो एक स्टेज आपकी ऐसी रहती है जिसको हम बोलते हैं पिगी बैंकिंग। मतलब आप बोल रहे हो कि ग्लोबल जो है मेरा काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ग्लोबल इकोनॉमी इज डूइंग वेल, और मेरी डोमेस्टिक इकोनॉमी इज वीक। तो कई बार क्या होता है कि आपका ग्लोबल काफी अच्छा है, बट डोमेस्टिक जो आपकी कंट्री है दैट इज नॉट डूइंग वेल। सो उस टाइम पे हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स जो हैं वो फेवरेबल रहेंगे, कि अगर मैं इन सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करूं तो आई विल जनरेट गुड अमाउंट ऑफ रिलेटिव टर्म्स में मेरा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। सो ऐसे कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे ग्लोबल के लिए आप मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, डोमेस्टिक के लिए यू कैन इन्वेस्ट इनटू लेट्स से capital goods, you can invest into sorry when your global is strong and your domestic is weak, so you will go for metals, and domestic side pe you can maybe go for telecom और FMCG कंपनीज। तो आप एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर पे फोकस कर सकते हो। फिर दूसरा फेज अगर मैं बात करूं ब्लू स्काई, यहाँ पे ग्लोबल भी अच्छा है और डोमेस्टिक भी अच्छा है, तो कौन से सेक्टर्स यूजुअली अच्छा करते हैं, जैसे बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन मेटल विल डू वेल, ऑयल कैन डू वेल। फिर थर्ड फेज इज वेयर ग्लोबल इज वीक, डोमेस्टिक इज ऑल्सो वीक। अब इस फेज में आप बहुत डिफेंसिव प्ले करना चाहोगे, आप चाहोगे कि फार्मास्यूटिकल जैसी कंपनी आपने रखा, या फिर आपने आईटी में एक्सपोजर लिया। फोर्थ फेज जहाँ पे ग्लोबल वीक है बट आपका डोमेस्टिक बड़ा स्ट्रांग है, तो आप उन सेक्टर्स पे प्ले करोगे जो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स है, जैसे ऑटो, जैसे रियल एस्टेट, जैसे सीमेंट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। यू विल प्ले दो सेक्टर्स, बैंकिंग, क्योंकि आपको पता है कि आपका डोमेस्टिक काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो जो आपकी कंजम्पशन डोमेस्टिक ओरिएंटेड है वो आपको रिलेटिवली ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। देन ये कुछ कॉल्स हैं जो हिस्टोरिकली हमने लिया है, जैसे 2003 2004 के टाइम पे जब आपका ग्रोथ ग्लोबली और डोमेस्टिकली हम लोग रिकवरी फेज पे थे, तब बैंकिंग, कैपिटल गुड्स are the sectors which are tend to do well, and we were focused on these sectors। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ 2021 की करंट, अगर रिसेंट टाइम्स की मैं बात करूँ, तो ग्लोबली काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखा गया, इंडिया ने भी रिकवर किया फ्रॉम कोविड। सो इस टाइम पे फोकस कहाँ हुआ, फोकस हुआ बैंक्स पे, कैपिटल गुड्स पे। इस फंड की अगर मैं बात करूं, इस फंड को अभी 3 साल पूरे हो गए हैं। अगर फंड का जब लॉन्च हुआ था जनवरी 2021 से, अगर मैं सितंबर तक की बात करूं, तो हमने कुछ कॉल्स लिए, जैसे मेटल में हमने एक्सपोजर लिया 5% का, फिर उसके बाद हमारा एक्सपोजर ऑटो में रहा अराउंड 6.8% का, फार्मास्यूटिकल में हमने एक्सपोजर लिया। और ये जो हमारा ऑटो का एक्सपोजर है, अगर मैं शुरुआत से बात करूं, अभी तक सिर्फ ऑटो सेक्टर ने मुझे 5.8% का रिटर्न जनरेट किया है। फिर मेटल, अगेन मेटल एज अ सेक्टर, उसने भी मुझे 6% का सिर्फ मेटल सेक्टर ने मुझे 6% का अल्फा जनरेट करके दिया। अल्फा इज बेसिकली द आउट परफॉर्मेंस। सो यू कैन सी कि how we have played different sectors। इनिशियली जब फंड लॉन्च हुआ था तब ग्लोबल ग्रोथ पिकअप हो रही थी, हमारी इकोनॉमी भी कोविड से बाहर निकल कर आई थी, तो आपको पता है कि कोविड रिलेटेड सेविंग्स भी थी लोगों के पास, तो उनको स्पेंडिंग उन्होंने शुरू करी। सो यू नो कि ऑटो जैसे सेक्टर अच्छा करेगा, मेटल अच्छा करेगा, तो दैट वाज आवर कॉल। फिर अगर मैं मार्च 22 से दिसंबर 23 की बात करूं, तो वी हैव चेंज द एलोकेशन, मेटल से हमने पूरा वेट निकाल दिया। एफएमसीजी एक ऐसे सेक्टर है जो शुरू से हमारे पास नहीं है, वाई, बिकॉज हमें लगता है कि मार्जिन वहां पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनीज की वो उतनी ज्यादा नहीं है, उनका इवेल्युएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो उस अकॉर्डिंगली वी हैव प्लेड डिफरेंट कॉल्स इन दिस पर्टिकुलर फंड। आज के डेट में अगर मैं फंड की बात करूं, हमारे पास कुछ वेट है बैंक्स के, बैंक्स पे
वाई बिकॉज आपका इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने जब इंक्रीज किया तो उसकी वजह से बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी जो हम निम्स मार्जिन बोलते हैं दैट हैज गॉन अप। एनपीए लेवल जो मैंने कहा, स्ट्रेस एसिड इस टाइम पे काफी कम है, बैंक की बैलेंस शीट ज्यादा स्ट्रांग है। उसके अलावा अगर मैं डिफेंसिव की तरफ अपना फोकस देखूं, वो भी है। डिफेंसिव स्टॉक्स जैसे सेक्टर्स जैसे फार्मा हो गया, आईटी हो गया। क्यों इधर एक्सपोजर है? क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ वैल्यूएशन क्या मेरी जो मार्केट्स है वो चीप है? नहीं, राइट नाउ दे आर समवेयर अराउंड रीजनेबली टू एक्सपेंसिव। सो इस वैल्यूएशन को देखते हुए कुछ वेट मैंने डिफेंस की तरफ रखा है कि अगर थोड़ा सा वोलेटिलिटी आता है तो डिफेंसिव सेक्टर्स विल प्रोटेक्ट माय पोर्टफोलियो। फिर उसके बाद मेरा कैश में भी कुछ 5-6% के आसपास होल्डिंग है, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ी रिच है इस टाइम पे, इस वजह से मुझे कैश में और डिफेंसिव में अपना पोर्टफोलियो रखना पड़ेगा। उसके अलावा टेलीकॉम में हमारा काफी ज्यादा एक्सपोजर है। क्यों? बिकॉज टेलीकॉम इंडस्ट्री की अगर आप बात करो तो अगर आपके जो टॉप 3 प्लेयर्स है वो 90% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, सिर्फ 3 प्लेयर्स आपका मेजोरिटी मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। तो एक कंसोलिडेटिंग इंडस्ट्री है जहां पे आप देख रहे हो कि 5G पे भी नेट काफी ज्यादा फोकस है। सो टेलीकॉम में भी हमारा अच्छा खासा एक्सपोजर है। और ओवरऑल अगर मैं एक्सपोजर की बात करूं, अराउंड 51% ऑफ माय पोर्टफोलियो इज टुवर्ड्स डोमेस्टिक सिक्लिकल, उन सेक्टर्स पे जो मेरी इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ या उससे ज्यादा बढ़ेंगे। साथ में इस पर्टिकुलर फंड में मेरे पास फॉरेन इक्विटी भी है, मैंने बाहर भी मेरा इन्वेस्टमेंट है 4% का। सो आप देख सकते हो कि फंड, जैसे मैंने बोला बिजनेस साइकिल, उस साइकिल को प्ले आउट करने के लिए ये फंड एकदम एप्ट है, सूटेबल है। सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है परफॉर्मेंस में भी। 3 साल इस फंड को पूरे हो चुके हैं और लास्ट 3 साल में जो फंड का रिटर्न है दैट इज 25%। सो 25% का CAGR फंड ने डिलीवर किया है। अगर मैं लास्ट 9 महीने की भी बात करूं, जो हमारा बुल रन था जब मार्केट्स ने अच्छा खासा रिटर्न देना शुरू किया, उस बुल रन में भी फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है, निफ्टी 500 को बीट किया हुआ है। फंड का रिटर्न इज 39% फॉर लास्ट 9 मंथ्स। मार्केट का रिटर्न, निफ्टी 500 का रिटर्न इज 33%। सो अक्रॉस टाइम फ्रेम फंड ने आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क को, काफी अच्छा पास्ट परफॉर्मेंस रहा है। और आगे भी, बिकॉज हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सेक्टर सूटेबल है उसमें पार्टिसिपेशन रहे। सो बिजनेस साइकिल के साथ प्ले करने के लिए, एक कंट्री की साइकिल के साथ प्ले करने के लिए दिस इज अ वेरी एप्ट फंड। और आजकल आप देख सकते हो इन्वेस्टर्स चाहते हैं सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना। दे कि वो चाहते हैं कि एक सेक्टर मुझे बता दो जो आगे विच यू बिलीव मैक्रो डेटा पॉइंट्स के बाद कि ये सेक्टर बाकी सेक्टर से थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। सो ऐसे क्वेश्चन के साथ जब आप आते हो तो एक सेक्टर, एक सिर्फ सिंगल सेक्टर पे इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। बट जब आप मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डाइवर्सिफिकेशन होता है, आपका रिस्क भी कम होता है, एंड चांसेस ऑफ यू गेटिंग रॉन्ग ऑल्सो गेट्स मिनिमाइज। सो इसलिए बिजनेस साइकिल इज वेरी राइट फॉर इन्वेस्टर जिसको सेक्टर्स चेंज करना पसंद है, जिसको सेक्टर रोटेट करना पसंद है, जिसको इकोनॉमी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पसंद है, फ्लेक्सिबल है, लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज, तीनों में इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट फंड इज ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। सो जैसे फंड का नाम इंडिया अपॉर्चुनिटी, सो ये फंड अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। अपॉर्चुनिटीज कैसी? कई बार क्या होता है, जैसे हमारी लाइफ में भी ऐसा नहीं होता कि हर दिन बहुत अच्छा जा रहा है।
कभी कुछ प्रॉब्लम, कुछ ट्रबल्स आ जाती है। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक कंपनी की लाइफ जर्नी पे, एक कंपनी की लाइफ साइकिल पे, तो वो लोग भी कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रॉब्लम कैसे? जैसे आपका एक आप एक सेक्टर से बिलोंग करते हो, आप अपनी कंपनी चला रहे हो सकता है कोई एक और नई कंपनी एस्टैब्लिश हो जाए सेम सेक्टर पे, तो आपको शायद थोड़ा कस्टमर का लॉस हो। सो दिस इज अ हर्डल विच इज देयर। सेकंड क्या केस हो सकता है कि मैनेजमेंट में कुछ कंफ्लिक्ट हो, या फिर एक एलिगेशन आ जाए मैनेजमेंट पे, कोई लॉ सूट आ जाए, या गवर्नमेंट ने कोई रूल चेंज कर दिया, या कोई अनसर्टेनिटी, जैसे कोविड। कोविड वाज अ अनसर्टेनिटी। कुछ कंपनीज के लिए इट वाज अ एक ऐसा प्रॉब्लम जो बहुत ही मेजर इशू, बट कुछ कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। अगर आप सोचो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए दैट वाज अ अपॉर्चुनिटी फॉर देम, बिकॉज मेडिसिन का सेल काफी बड़ा। बट कुछ कंपनीज ऐसी थी जो ओपन ही नहीं हो पाई पोस्ट कोविड। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आपका जो सिचुएशन है वो आप कौन सी कंपनी उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करती है। तो हम इस फंड में स्पेशल सिचुएशंस में इन्वेस्ट करते हैं। हम वो सिचुएशन लेते हैं जो हमें पता है कि टेम्पररी प्रॉब्लम है, टेम्पररी ग्लिच है, बट लॉन्ग टर्म में द कंपनी विल कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम, द कंपनी विल बाउंस बैक। सो अगर मैं एक केस लूं, काफी सारी कंपनीज अगेन जब एक प्रॉब्लम फेस करती है तो यूजुअली जो स्टॉक प्राइस होता है वो ड्रॉप कर जाता है, वो क्रैश हो जाता है। तो यूजुअली काफी इन्वेस्टर्स जो है राइट टाइम पे कॉल नहीं ले पाते, बिकॉज क्रैश के टाइम पे वी आर वेटिंग कि ये जो क्रैश है इज इट अ टेम्पररी क्रैश और इट इज अ परमानेंट काइंड ऑफ अ थिंग। सो उस केस में क्या होता है कि अगर आप न्यूज का वेट करो कि मेरे को थोड़ा क्लैरिटी आ जाए कि ये इशू जो है परमानेंट ना हो, टेम्पररी हो, तब तक जब तक क्लैरिटी आता है व्हाट विल हैपन कि काफी सारे इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं उस क्लैरिटी का, तो स्टॉक वापस से बाउंस बैक कर जाता है। एंड बाय द टाइम इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तब तक वो शेयर प्राइस शायद अपने पुराने लेवल पे आ चुका होता है, या फिर वो एक एक रैली दे चुका होता है। सो जब तक हम वेट करते हैं ना क्लैरिटी का, कई बार चांसेस है कि हम लेट हो जाए, या फिर व्हाट हैपेंस कि हम पहचान भी नहीं पाते हैं कि ये प्रॉब्लम परमानेंट है या टेम्पररी है। सो हमें हमेशा फंडामेंटल्स देखने चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हिस्टोरिकली कंपनी ने कैसा रिएक्ट किया था सिचुएशंस पे, क्या मेरी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, क्या मैनेजमेंट केपेबल है उस प्रॉब्लम से निकलने में। सो उस चीज का क्लैरिटी होना इज इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे एक्सपर्टाइज हमारी काम आती है कि बीइंग अ एएमसी, we have a research team of around 20-21 people who are tracking companies on a daily basis। तो उनको पता है कि कौन सी कंपनी जो है किस फाइनेंशियल पोजीशन पे है, एंड दे आर ट्रैकिंग, दे आर सीइंग द डेटा पॉइंट्स। ओके, सो अगर कोई सिचुएशन आती है, सो बिकॉज पहले से ही दे आर ट्रैकिंग अ कंपनी, तो दे आर इन अ बेटर सिचुएशन टू जज कि क्या ये सिचुएशन परमानेंट नेचर की है या टेम्पररी नेचर की है। सो एक स्ट्रॉन्ग टीम होना जरूरी है। कुछ स्पेशल सिचुएशन के एग्जांपल्स जो हिस्टोरिकली आए, तो जैसे अगर मैं कोविड फेस की बात करूं, तो कोविड से जस्ट पहले भी हमारी कंट्री थोड़ा स्लो डाउन से स्लो डाउन फेस पे थी। जो फैक्ट्रीज थे दे वर नॉट रनिंग एट फुल कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा कम हो रहा था। और ड्यूरिंग दैट टाइम इफ यू रिमेम्बर कॉर्पोरेट्स ताकि अच्छे से परफॉर्म करे, गवर्नमेंट ने टैक्स भी रिड्यूस किया था। और फिर उसके बाद एकदम से कोविड आ गया। सो एक सेक्टर की अगर मैं बात करूं, पावर सेक्टर की, सो पावर सेक्टर ने परफॉर्मेंस नहीं दिया 2019 से 2021 तक, सिर्फ 4% का रिटर्न आया 2 साल में।
बट उसके बाद एक फेज आया जब पावर सेक्टर वो स्पेशल सिचुएशन से, वो प्रॉब्लम से बाहर निकली, साइकिल चेंज हुआ और रिटर्न कुछ आया अराउंड 70% का. सो यू कैन सी कि जब आप एक टेम्पररी प्रॉब्लम के टाइम पे इन्वेस्ट करते हो और उस स्पेशल सिचुएशन का जब आप फायदा उठाते हो, उसके बाद जो रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट इज वेरी गुड. So special situation can be because of a company related problem, it can be because of sector related problem. company related क्या हो सकता है कि कोई कंपटीशन आ गया, कुछ मैनेजमेंट कन्फ्लिक्ट हो गया. इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, जैसे पावर सेक्टर 2014 में इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा था. देन उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इट कैन बी बिकॉज ऑफ अ ग्लोबल थिंग कि ग्लोबली कुछ चेंज हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए. तो अगर याद हो कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती है वो काफी एक्सपोर्ट करती है बाहर. अब यूएस में कोई रेगुलेशन चेंज होने से, उनका एफडीए नॉर्म्स आने से यहाँ पे इंस्पेक्शन बढ़ गया. इट इज अ स्पेशल सिचुएशन, एक टेम्पररी प्रॉब्लम है क्योंकि आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा. So it can be because of global event also. It can be because of some uncertainty. कोविड आया, अब एक टेम्पररी सिचुएशन थी, आपको उस टाइम पे नहीं पता कि कोविड कैसे पैन आउट होगा, बट अगर आपने कुछ कंपनीज में उस टाइम पे इन्वेस्ट किया होता, so it would have generated good amount of wealth for you. देन अगेन एक और एग्जांपल, कंपनी स्पेसिफिक एग्जांपल, जैसे एक टेलीकॉम कंपनी है. टेलीकॉम कंपनीज जो थी देवर ऑपरेटिंग, बट एक नई टेलीकॉम कंपनी आ गई. सो उस टाइम पे क्या हुआ, बिकॉज कंपटीशन आया, आपका मार्केट शेयर लूज होना शुरू हुआ. सो जैसे यहाँ पे एक केस लिया है कि एक कंपनी का जो आरप्रू था वो ड्रॉप होके 100 रुपीज हो गया. 100 रुपीज रेवेन्यू आ रहा था पर यूजर, बिकॉज एक कंपटीशन आ गया. बट आज की डेट में सारी स्पेशल सिचुएशन ओवर हो गई और अब जो रेवेन्यू है दैट हैज इंच्ड अप, डबल हो गया है 203 पे. सो यू कैन सी कि एक फेज आता है जब आपकी कंपनीज जो है एक प्रॉब्लम फेस करती है, बट यू हैव टू बी श्योर कि हाँ कंपनीज के फंडामेंटल सूटेबल है और एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम गोइंग फॉरवर्ड. नाउ कुछ एग्जांपल्स, जैसे महिंद्रा महिंद्रा इज अ स्टॉक दैट वी बॉट. सो एक कम टाइम फ्रेम के लिए क्यों लिया हमने, क्योंकि सेमीकंडक्टर इशू था. इफ यू कैन रिकॉल कि चिप शॉर्टेज थी एक टाइम पे. फिर उसके बाद आपकी रूरल इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग वेल इन इंडिया. सो मार्च 2022 में एक एक बॉटम टच किया. फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्टॉक हैज ऑलमोस्ट डबल्ड. सो यू कैन सी कि जब आप स्पेशल सिचुएशन में इन्वेस्ट करते हो, सो एंड इफ यू बिलीव कि कंपनी जो है वो बाउंस बैक करेगी, वो वापस अपने लेवल पे आएगी या उससे ज्यादा लेवल पे जाएगी, सो यू कैन जनरेट गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ. So these are the top 10 holdings in the India Opportunity Fund. So as you can see कि वी हैव भारती एयरटेल एंड सबके सामने उनका रीजन लिखा हुआ है, व्हाट वाज द स्पेशल सिचुएशन, व्हाई वी बॉट दैट पर्टिकुलर स्टॉक. जैसे अगर मैं टाटा स्टील की बात करूं, बिकॉज चाइना में देयर इज अ इशू. तो इससे क्या हुआ कि चाइना में हाउसिंग इज नॉट पिकिंग अप, तो आपका मेटल कंजम्पशन कम हो गया. सो टाटा स्टील कि चाइना इकोनॉमी कैन बाउंस बैक इन फ्यूचर, और इंडिया में भी मेटल का कंजम्पशन अच्छा हो रहा है. सो टाटा स्टील कैन बी अ गुड स्टोरी गोइंग फॉरवर्ड. सो हर एक स्टॉक के साथ में उसका रीजन है. अगेन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड फ्लेक्सिबल है, बिकॉज एक स्पेशल सिचुएशन जो है एक लार्ज कैप कंपनी से भी आ सकती है, एक मिड कैप कंपनी से भी आ सकती है और स्मॉल कैप कंपनी से भी आ सकती है. मोस्टली यू विल फाइंड कि इन्वेस्टर को लगेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर देयर इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज, बट दैट इज नॉट द केस. You can find special situation in a large cap company as well. And इस particular portfolio की अगर आप बात करोगे, so इसमें majority you will find कि large cap names है around 70%. And performance, going forward to the performance, fund has completed 5 years. और लास्ट 5 years में अगर आप फंड की परफॉर्मेंस देखोगे तो अराउंड 23% का या 22.6% का रिटर्न जनरेट किया है लास्ट 5 years में.
एंड हर टाइम फ्रेम में अगेन फंड ने आउट परफॉर्म किया है.